हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस नए वीडियो में। दोस्तों यहां हम इस वीडियो में बात करेंगे कोलाइडी विलयन के गुणों की, और कोलाइडी विलयन के गुणों में बात करेंगे हम स्कंदन की। दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने बात की वैद्युत कण संचलन की, टिंडल प्रभाव की, ब्राउनी गति की। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि स्कंदन क्या होता है। दोस्तों ये कोलाइडी विलयन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, स्कंदन या अवक्षेपण। तो दोस्तों हम देखते हैं स्कंदन या अवक्षेपण होता क्या है। स्कंदन या अवक्षेपण को देखें तो उससे पहले यदि हम बात करें कोलाइडी विलयन की, तो हम जानते हैं कोलाइडी विलयन में दो प्रावस्थाएं होती हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, परिक्षेपण माध्यम होता है, और जो कोलाइडी कण होते हैं उन कोलाइडी कणों पर या परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आवेश होता है, या तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनावेश होता है या परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर ऋणावेश होता है। ये हमने बात जो है वो कोलाइडी विलयन जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा, यहां आपने एक तो बना दिया धनावेशित कोलाइडी विलयन, और दोस्तों यहां अपने पास हमने दूसरा कोलाइडी विलयन ले लिया, यहां ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। ये ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। ऋणावेशित कोलाइडी विलयन जो होता है उसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं उन पर आवेश होता है ऋणावेश। दोस्तों हमने दो प्रकार के कोलाइड की बात की। सबसे पहले हमने देखा धनावेशित कोलाइड क्या होता है, फिर हमने देखा ऋणावेशित कोलाइड क्या होता है। यदि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर या कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है तो उसे कहते हैं धनावेशित कोलाइड। और यदि किसी कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर या कोलाइडी कणों पर ऋणावेश उपस्थित होता है तो उसे बोलते हैं ऋणावेशित कोलाइड। ये तो दो प्रकार के कोलाइड हो गए। फिर दोस्तों हमने ये बात की कि कोलाइडी विलयन का जो स्थायित्व होता है वो इन कणों पर उपस्थित आवेश के कारण होता है। यहां इस कोलाइडी विलयन का स्थायित्व इसके कणों पर उपस्थित आवेश के कारण है। अब बताओ यदि हमसे पूछा जाए कि ये कोलाइडी विलयन स्टेबल क्यों है, तो हम यही कहेंगे कि जो ये कोलाइडी कण अपने पास है इन कोलाइडी कणों पर है समान आवेश। समान आवेश होने के कारण ये कण एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, और जब ये कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो ये आपस में बड़े होकर संयुक्त होकर ये आपस में पात्र के पैंदे के नीचे नहीं बैठते। तो हम ये कहेंगे जो कोलाइडी कण होते हैं कोलाइडी विलयन में उन पर होता है समान आवेश। समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे इन कणों का समूहन नहीं हो पाता। इस कारण ये कण पात्र के पैंदे के नीचे नहीं बैठते। अब दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं फिर कि ये स्कंदन क्या होता है। यदि हम स्कंदन की बात करें या अवक्षेपण की बात करें, ये अपने पास कोलाइडी विलयन है या ये कोलाइडी विलयन है। अब बताओ इन कोलाइडी कणों में अपने पास समान आवेश है। समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे ये पात्र के पैंदे के नीचे नहीं बैठते। यदि हम किसी विधि के द्वारा इन कणों को नीचे बैठा दें, किसी भी तरीके से इन कणों पर जो आवेश है उसको समाप्त कर दें, जब बताओ इन कणों पर आवेश समाप्त हो जाए तो ये कण आपस में पास आएंगे, संयुक्त होंगे, जुड़ेंगे, समूहन होगा, और ये कण पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाएंगे। बैठेंगे कब? जब इन पर जो आवेश है वो समाप्त होना चाहिए किसी भी तरीके से। या हम इसकी बात करें, इस पर जो आवेश है वो किसी भी तरीके से समाप्त होना चाहिए। यदि इन पर उपस्थित आवेश को किसी भी विधि के द्वारा हम समाप्त कर दें, जिससे इन कणों पर आवेश पूरा का पूरा जब समाप्त हो जाएगा तो ये कण पास पास आएंगे, संयुक्त होंगे, और ये कण पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाएंगे। इन कणों के नीचे बैठने की जो क्रिया है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्कंदन। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण।
दोस्तों स्कंदन में या अवक्षेपण में होता क्या है, इस क्रिया में किसी भी कोलाइडी विलयन में से परिक्षिप्त प्रावस्था के कण या कोलाइडी कणों को अवक्षेपित किया जाता है। यह क्रिया कहलाती है स्कंदन या अवक्षेपण। अब दोस्तों इस क्रिया को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, इन कणों को हम किस किस तरीके से नीचे बैठा सकते हैं, इसके लिए हम यहां कुछ विधियों की बात करेंगे। या तो ये कण नीचे बैठाएंगे हम दो विपरीत आवेशित सॉल को मिश्रित करके, एक एक विधि का हम अध्ययन करेंगे। अधिक कपोहन विधि के द्वारा हम स्कंदन की क्रिया कर सकते हैं। उबालने पर स्कंदन की क्रिया हो सकती है। वैद्युत कण संचलन के द्वारा, इसके द्वारा भी स्कंदन की क्रिया की जा सकती है। तो हम पहले एक एक विधियों का अध्ययन करते हैं कि किस किस तरीके से हम इन कणों को नीचे बैठा सकते हैं। तो पहली बात तो स्कंदन की परिभाषा समझ में आ गई होगी सबके, कि किसी कोलाइडी विलयन में से परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों, ये परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है, या कोलाइडी कणों के अवक्षेप की क्रिया को स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। ये तो बात हुई स्कंदन की परिभाषा की। अब किन किन विधियों से कर सकते हैं, हम एक एक विधि की बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास है नंबर 1, दो विपरीत आवेशित सॉल को मिश्रित करके। सपोज करिए अपने पास एक तो धनावेशित कोलाइडी विलयन है, हमने मान लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन है। हम थोड़ा डायग्राम बड़ा बना दें। फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में ये अपने पास कोलाइडी कण है, और तुम जानते हो सभी ये धनावेशित कोलाइड होता है अपने पास, ये धनावेशित कोलाइड है फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन। और ये हमने पढ़ा है कि कोलाइडी विलयन में जो इसके कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं, उन कोलाइडी कणों पर होता है धनावेश, इसलिए वो धनावेशित कोलाइडी विलयन है। हमने एक दूसरा लिया आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन। और ये हम जानते हैं आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलाइडी विलयन होता है वो ऋणावेशित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके कोलाइडी कणों पर ऋणावेश उपस्थित होता है, ऋणावेश उपस्थित कर दिया। अब बताओ कोलाइडी विलयन में तो कोलाइडी कण बहुत सारे होंगे, हमने और ले लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी कण, ये भी कोलाइडी कण है इस कोलाइडी विलयन में, इस पर भी बताओ कौन सा आवेश है, धनावेश है। इसी प्रकार आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में ये और ले लिया कोलाइडी कण आर्सेनिक सल्फाइड का, इन कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश है। मैं दोबारा बोल दूं, एक कोलाइडी विलयन तो लिया हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का, फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर धनावेश उपस्थित होता है। एक कोलाइडी विलयन हमने लिया आर्सेनिक सल्फाइड का, इस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों कोलाइडी विलयनों को देखें, इस पर धनावेश है और इस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर ऋणावेश है। हमने दोनों कोलाइडी विलयनों को समान अनुपात में मिला दिया, एक पात्र लिया और उनको समान अनुपात में, यदि ये 100 ml ये भी 100 ml ले लिया और इनको एक बीकर में मिला दिया। दो विपरीत आवेशित सॉल को, एक धनावेशित था एक ऋणावेशित था, दोनों को जब मिलाया तो हमने क्या देखा कि जो इसका प्लस है, प्लस को कौन समाप्त कर देगा, माइनस। तो इन कोलाइडी कणों पर जो धनावेश है वो इस कोलाइडी कणों पर किसके आवेश के द्वारा उदासीन हो जाएंगे, ऋणावेश के द्वारा। इसके प्लस को इसने उदासीन कर दिया, यहां इसके प्लस को यदि और कोलाइडी कण है तो इसको इसने उदासीन कर दिया। अब बताओ क्या हुआ, यहां धन कण था, धन आवेश उपस्थित था, इसके ऊपर ऋणावेश उपस्थित था। जब तुमने दोनों कोलाइडी विलयनों को आपस में मिला दिया तो दोनों कोलाइडी विलयनों ने एक दूसरे के आवेश को समाप्त कर दिया, और जब एक दूसरे के आवेश को उदासीन कर दिया, समाप्त कर दिया, तो बताओ इन कोलाइडी कणों पर से आवेश समाप्त हो गया। अब आवेश समाप्त हो गया तो ये आपस में संयुक्त होंगे, आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाएंगे।
इसी प्रकार ये होंगे। आवेश समाप्त हो गया। अब आवेश समाप्त हो गया तो ये एक दूसरे से आपस में संयुक्त होंगे, जुड़ेंगे और पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाएंगे। अर्थात बताओ कौन सी क्रिया हो गई? स्कंदन की। तो जब दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों को समान अनुपात में मिलाया जाता है, दोबारा बोलूं, जब दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के आवेश को उदासीन कर देते हैं, जिससे ये कण आपस में फिर संयुक्त होकर नीचे स्कंदित हो जाते हैं या अवक्षेपित हो जाते हैं। दोस्तों ये तो पहली विधि है कि दो विपरीत आवेशित सोल को किस तरीके से मिश्रित किया जाए, मिलाया जाए कि उनमें स्कंदन की क्रिया हो जाए। अब हम दूसरी विधि की बात करते हैं। आधिक्य अपोहन विधि के द्वारा स्कंदन की क्रिया कैसे होती है? दोस्तों इसमें एक शब्द आ रहा है अपोहन। अपोहन सभी के याद होगा, यह कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधि है। यदि तुम्हारे ध्यान हो तो इसमें हमने चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बना एक थैला लिया, चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बना थैला, और इस थैले को जल से भरे हुए पात्र में हमने रखा, जल से भरे हुए पात्र में रखा। यहां हम जल की धारा प्रवाहित करते हैं, तेजी से इसमें जल की धारा प्रवाहित की जाती है। जिस भी कोलाइडी विलयन का हमको शुद्धिकरण करना है उस कोलाइडी विलयन को हमने इसमें भर लिया। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण मान लो कोलाइडी कण है अपने पास। जैसे ये मान लो एजीआई का कोलाइडी कण इसमें है, एजीआई का कोलाइडी विलयन है, एजीआई का कोलाइडी विलयन है, और इस पर बताओ कौन से आयन अधिशोषित हैं? एजी प्लस आयन अधिशोषित हैं, एजी प्लस आयन अधिशोषित हैं। और कुछ एजी प्लस आयन ऐसे हैं जो इस पात्र में गति कर रहे हैं। अब मैं बात करूं इसमें अपोहन विधि में होता क्या है दोस्तों? कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां हैं। कोलाइडी कण जो होते हैं वो तो चर्मपत्र या जांतव झिल्ली में से होकर विसरित नहीं होते, लेकिन कोलाइडी विलयन में जो वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां होती हैं वो इन झिल्लियों में से होकर विसरित हो जाती हैं। यह तो इस विधि का सिद्धांत था अपोहन विधि का, कि अपोहन विधि में जो कोलाइडी कण होते हैं वो तो चर्मपत्र या जांतव झिल्ली में से होकर विसरित नहीं हो पाते, लेकिन जो इसमें वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां होती हैं वो विसरित हो जाती हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो अपने पास ये कोलाइडी कण है इस पर धनावेश अधिशोषित है जो इसको स्थायित्व प्रदान करता है। मैंने यहां कुछ एक्स्ट्रा कण भी लगाए और यहां कुछ कण अधिशोषित हो रहे, इस पर कुछ कण अधिशोषित हो रहे, ये तो कोलाइडी कण को स्थायित्व प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा है ये अशुद्धियां हैं, जैसे ही हम इसमें विद्युत यानी जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं तो जो ये एक्स्ट्रा अशुद्धियां हैं ये बाहर निकल जाती हैं। लेकिन तुमने यदि अधिक समय तक अपोहन की क्रिया की, अधिक समय तक तुमने जल की तेज धारा प्रवाहित की, तो अधिक समय तक अपोहन करने पर जो धनावेशित यहां अधिशोषित है कोलाइडी कण पर, जो इसको स्थायित्व प्रदान कर रहा है, वो धनावेशित आयन भी इसको छोड़कर बाहर निकलने लग जाते हैं। जब बताओ जो ये इसको स्थायित्व प्रदान कर रहे थे, जो कण जो आवेश इसको स्थायित्व प्रदान कर रहा है वो भी बाहर निकलने लग गया, तो आवेश समाप्त हो गया कण पर से, और आवेश समाप्त होते ही ये कण आपस में संयुक्त होंगे और संयुक्त होकर पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाएंगे। दोबारा मैं बोलूं, यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। दूसरी विधि की बात कर रहे हैं, आधिक्य अपोहन द्वारा। अधिक का मतलब होता है यदि हम अधिक समय तक अपोहन की क्रिया करें। दोस्तों यदि कम समय तक अपोहन की क्रिया की जाए तो स्कंदन नहीं होगा। यदि कम समय तक अपोहन की क्रिया होगी तो कोलाइडी विलयन में जो वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां हैं वो ही बाहर निकलेंगी।
स्कंदन नहीं होगा कम समय तक करने पर, लेकिन अधिक समय तक करने पर क्या होगा? अधिक समय तक करने पर जो कोलाइडी कणों पर आवेश अधिशोषित है, जो आवेश इनको स्थायित्व प्रदान कर रहा है, वो आवेश भी बाहर निकलने लग जाएगा, कणों पर से आवेश अलग हो जाएगा। जब बताओ कणों पर से भी आवेश अलग हटकर जल के साथ बाहर निकल रहा है, तो कण आपस में संयुक्त होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाएंगे। यह थी दूसरी विधि, अधिक अपोहन द्वारा। अधिक समय तक अपोहन की क्रिया द्वारा भी स्कंदन की क्रिया की जा सकती है। दूसरी बात हो गई। अब हम तीसरी विधि देखें। उबालकर यदि अपने पास कोई भी कोलाइडी कण है, कोलाइडी विलयन है, जैसे हमने मान लिया AgI का है और इस पर Ag+ आयन अधिशोषित है जो इसको स्थायित्व प्रदान करता है, धनावेशित कोलाइडी विलयन है। हमने क्या किया? इस कोलाइडी विलयन को उबाला, गर्म किया। गर्म करने पर क्या होगा? इसके ऊपर जो ये अधिशोषित परत है, इसके ऊपर जो ये अधिशोषित आयन है, ये आयन बाहर निकल जाएंगे, आयन नष्ट हो जाएंगे। जब आयन नष्ट हो गए, आयन निकल गए बाहर, नष्ट हो गए, तो बताओ कण कैसा रह गया? उदासीन। फिर ये उदासीन कण आपस में संयुक्त होंगे और जुड़कर पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाएंगे। इसका मतलब उबालने पर जो ये अधिशोषित परत होती है, ये नष्ट हो जाती है, जिससे कण उदासीन हो जाता है और ये कण फिर आपस में संयुक्त होकर पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाते हैं। दोस्तों, ये तीसरी विधि है। चौथी विधि इससे पहले वीडियो में तुमने पढ़ी है। वैद्युत कण संचलन के द्वारा भी स्कंदन की क्रिया की जा सकती है। तुमने यदि इसमें पहले वीडियो में देखा हो, हमने एक U आकार की नली ली, उसमें 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए, हमने फिर उसमें कोलाइडी विलयन को भर लिया, विद्युत धारा प्रवाहित की। यदि अपने पास कोलाइडी विलयन सपोज करिए धनावेशित है, तो धनावेशित कोलाइडी कण जो होते हैं वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर अर्थात कैथोड की ओर गमन करते हैं और कैथोड पर जाकर वो अपने आवेश को विसर्जित कर देते हैं। कैथोड पर विसर्जित कर गए। अब बताओ, आवेश विसर्जित हो गया, आवेश पूरा का पूरा छोड़ दिया इलेक्ट्रोड पर, तो वो कण उदासीन हो गए और वो उदासीन होकर पात्र के पैंदे के नीचे बैठ गए। ये क्रिया कहलाती है वैद्युत कण संचलन द्वारा। दोस्तों, ये 4 विधि सामान्य विधि थी जिनके द्वारा हम स्कंदन की क्रिया कर सकते हैं। एक बार मैं चारों विधियों को बोल दूं। जब 2 विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों को समान अनुपात में मिलाया जाता है, तो ये आवेश जो विपरीत आवेश हैं एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण हैं वो पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाते हैं। यदि हम किसी कोलाइडी विलयन का कम समय तक अपोहन करते हैं तो शुद्धिकरण होता है कोलाइडी विलयन का, लेकिन यदि किसी कोलाइडी विलयन का अधिक समय तक अपोहन किया जाए तो कोलाइडी विलयन को जो स्थायित्व प्रदान कर रहे थे आवेश, वो आवेश बाहर निकल जाते हैं जल के साथ और उस कणों का आपस में समूहन होकर वो कण आपस में जुड़कर पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाते हैं। उबालने पर जो अपने पास कोलाइडी विलयन है, यदि हम इसको उबालते हैं, उबालने पर जो अधिशोषित परत होती है वो नष्ट हो जाती है, आवेश हट जाता है, फिर ये कण आपस में संयुक्त होकर आपस में जुड़कर पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाते हैं। यदि हम किसी कोलाइडी विलयन में वैद्युत कण संचलन की क्रिया कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो कोलाइडी कण जो कोलाइडी कण धनावेशित कोलाइडी कण है वो तो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा, अपने आवेश को विसर्जित कर देगा इलेक्ट्रोड पर। आवेश को जब विसर्जित कर देगा तो फिर वो कण आपस में संयुक्त होकर पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाते हैं। विद्युत अपघट्टम मिलाकर यह स्कंदन की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। यदि हम इस विधि की बात करें, अपने पास यहां कोलाइडी विलयन है, एक हमने धनावेशित कोलाइडी विलयन लिया और एक हमने ऋणावेशित कोलाइडी विलयन लिया। यहां जो अपने पास एक कोलाइडी विलयन है, हमने मान लिया ये धनावेशित कोलाइडी विलयन है
और दूसरा हमने यहां लिया ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। ये यहां हमने दूसरा जो विलयन लिया है ये ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। इसका मतलब यहां कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। विद्युत अपघट्ट मिलाकर हम स्कंदन की क्रिया किस प्रकार से करते हैं, इसके लिए हमने दो प्रकार के कोलाइडी विलयन लिए। ये धनावेशित कोलाइडी विलयन है और ये ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। इस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर धनावेश है, इस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर ऋणावेश है। अब दोस्तों हमको इन कणों को नीचे बैठाना है, इन कणों को अवक्षेपित करना है। इस कोलाइडी विलयन में इन कणों को अवक्षेपित करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं। पर्याप्त मात्रा में इसमें विद्युत अपघट्ट मिलाया जाएगा। इसी प्रकार इस कोलाइडी विलयन में भी पर्याप्त मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिलाया जाएगा। अब हमने इसमें विद्युत अपघट्ट मिलाया, जैसे हमने माने कि इसमें हमने मिला दिया K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, या हम बात करें विद्युत अपघट्ट मिला रहे इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात कर रहे हैं, या हमने मिला दिया H3PO4 विद्युत अपघट्ट इसमें, या हमने इसमें विद्युत अपघट्ट यदि बात करें तो हमने मिला दिया यहां H2SO4, या हमने इसमें विद्युत अपघट्ट मिला दिया HCl। अब दोस्तों यदि इस कोलाइडी विलयन में इन विद्युत अपघट्टों को हम मिला रहे हैं तो बताइए कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश है? धनावेश। यदि अपने को इन कणों को नीचे बैठाना है तो बताइए कौन सा आवेश, विद्युत अपघट्ट का कौन सा आवेश इनको उदासीन करेगा? ऋणावेश। बताओ यहां यदि हम इस विद्युत अपघट्ट का ऋणायन देखें तो अपने पास क्या होगा? FeCN का होल 6 -4। यदि हमने ये विद्युत अपघट्ट मिलाया है तो इसका कौन सा आयन इनको उदासीन करेगा? PO4 -3। इसको तोड़ लिया धन में और ऋण में। यदि हमने इस विद्युत अपघट्ट को इसमें मिलाया है तो बताइए इसका कौन सा आयन इनको उदासीन करेगा? SO4 -2। और यदि हमने ये विद्युत अपघट्ट मिलाया है तो बताइए इसका कौन सा आयन इसको उदासीन करेगा? Cl-। यहां कोलाइडी कणों पर धनावेश है तो विद्युत अपघट्ट का जो ऋणायन है इनको उदासीन कर देगा, जिससे ये कण जो है इन पर आवेश समाप्त हो जाएगा। और जब आवेश समाप्त हो गया तो ये कण परस्पर संयुक्त होंगे और संयुक्त होकर पात्र के पैंधे के नीचे बैठ जाएंगे। तो विद्युत अपघट्ट मिलाने पर इन कणों का हमने अवक्षेपण कर दिया, क्रिया क्या हो गई? स्कंदन। यदि हम इसको परिभाषा में बोले कि इसका यदि हम देखें हमने क्या काम किया, तो जब किसी भी कोलाइडी विलयन में उपयुक्त मात्रा में, उचित मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो कोलाइडी कण उस विद्युत अपघट्ट के विपरीत आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं, जिससे कोलाइडी कण पर आवेश उदासीन हो जाता है। और इस प्रकार जो कोलाइडी कण है वो परस्पर संयुक्त होकर पात्र के पैंधे के नीचे बैठ जाते हैं। यहां विद्युत अपघट्ट का कौन सा आयन इनके अवक्षेपण में भाग लेगा? ऋणायन। इसी प्रकार यदि दोस्तों हम इसकी बात करें, यहां कोलाइडी कणों पर ऋणावेश है, तुमने इसमें विद्युत अपघट्ट मिला दिया, या तो तुमने जैसे मिला दिया इसमें AlCl3, या तुमने इसमें विद्युत अपघट्ट मिला दिया BaCl2, AlCl3 मिला दिया, या BaCl2 मिला दिया, या NaCl विद्युत अपघट्ट मिला दिया। अब बताओ जब इसमें तुम इन विद्युत अपघट्टों को मिलाओगे तो मिलाने पर हम जानते हैं यहां कोलाइडी कणों पर ऋणावेश है। विद्युत अपघट्ट के द्वारा जो हमें धनायन प्राप्त होगा, बताओ धनायन, इसमें कौन सा धनायन इससे क्रिया करेगा? Al+3। इसमें कौन सा होगा यदि हमने आयन देखें तो Ba+2। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें कौन सा होगा? Na+।
धनायन क्या करेगा, इन ऋणायनों के जो कणों पर जो ऋणावेश है उसको उदासीन कर देगा। तो यहां ये आयन अवक्षेपण की प्रक्रिया में भाग ले रहे, इन विद्युत अपघट्ट का धनायन, और इस कोलाइड में विद्युत अपघट्ट का ऋणायन वाला भाग अवक्षेपण में भाग ले रहा है। दोबारा मैं बोल दूं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण विधि है कि विद्युत अपघट्ट मिलाकर स्कंदन की क्रिया किस प्रकार की जाती है। हमारे पास दो प्रकार के कोलाइड हैं, एक धनावेशित कोलाइड है जिसमें कोलाइडी कणों पर धनावेश है, एक ऋणावेशित कोलाइड है जिसमें कोलाइडी कणों पर ऋणावेश है। हम क्या करते हैं, इस कोलाइडी विलयन में पर्याप्त मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं। हमने जैसे ये विद्युत अपघट्ट मिलाए, या तो हमने इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिला दिया, या हमने इसमें H3PO4 विद्युत अपघट्ट मिला दिया, या हमने इसमें H2SO4 विद्युत अपघट्ट मिला दिया, या हमने इसमें HCl विद्युत अपघट्ट मिला दिया। अब बताओ विद्युत अपघट्ट का कौन सा आयन इन कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश को उदासीन करेगा। कोलाइडी कणों पर है धनावेश, तो विद्युत अपघट्ट का कौन सा आयन, ऋणावेश, जो ऋणायन वाला आयन है वो इन कणों को क्या कर देगा, इन पर उपस्थित आवेश को उदासीन कर देगा, जिससे ये कण परस्पर संयुक्त होंगे और पात्र के पैंधे के नीचे बैठ जाएंगे। यदि हम इसकी बात करें, ये अपने पास ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, हमने इसमें ये विद्युत अपघट्ट मिलाए, या तो हमने इसमें AlCl3 मिला दिया, या हमने BaCl2 मिला दिया, या NaCl मिलाया। बताओ इन कणों पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश है। ये विद्युत अपघट्ट के कौन से आयन को अधिशोषण करेंगे, कौन से आयन से क्रिया करेंगे, धनावेश से, जिससे इन पर आवेश उदासीन हो जाएगा और ये कण परस्पर संयुक्त होकर पात्र के पैंधे के नीचे बैठ जाएंगे। तो हम यदि बात करें दोनों को मिलाकर बोले, तो जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट की पर्याप्त मात्रा मिलाई जाए तो कोलाइडी कण विद्युत अपघट्ट के विपरीत आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं, जिससे कोलाइडी कण परस्पर संयुक्त होकर आवेश उदासीन हो गया। ऋण ने धन का अधिशोषण कर लिया, धन ने ऋण का अधिशोषण कर लिया, आवेश उदासीन हो गया। फिर कोलाइडी कण परस्पर संयुक्त होकर पात्र के पैंधे के नीचे बैठ गए। क्रिया कहलाएगी स्कंदन या अवक्षेपण। यहां विद्युत अपघट्ट का जो अवक्षेपण, जो कोलाइडी कणों का अवक्षेपण होता है, उसमें विद्युत अपघट्ट का ऋणायन वाला भाग काम आता है। यहां जो कोलाइडी कणों का अवक्षेपण होता है, उसमें विद्युत अपघट्ट का धनायन वाला भाग काम आता है। जो ये आयन होते हैं, इन आयनों को हम बोलते हैं सक्रिय आयन, या इनका एक नाम और है, इनको बोलते हैं स्कंदक आयन, या इनको बोलते हैं समाक्षेपण आयन। जो ये आयन है, विद्युत अपघट्ट के जो ये आयन है, जो कोलाइडी कणों के अवक्षेपण में भाग लेते हैं, उनको बोलते हैं सक्रिय आयन या स्कंदक आयन। अब दोस्तों यदि हम सक्रिय आयन की परिभाषा दें, सक्रिय आयन या स्कंदक आयन किसे कहते हैं, तो विद्युत अपघट्ट का वह आयन, किसी भी विद्युत अपघट्ट का वह आयन जो कोलाइडी कणों के अवक्षेपण में भाग लेता है और जिस पर कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत आवेश होता है। यदि कोलाइडी कणों पर धनावेश है तो इन आयनों पर ऋणावेश है, यदि कोलाइडी कणों पर ऋणावेश है तो इन पर धनावेश है। तो हम दोबारा यदि बोले कि सक्रिय आयन या स्कंदक आयन किसे कहते हैं, तो विद्युत अपघट्ट का वह आयन जो कोलाइडी कणों के अवक्षेपण में भाग लेता है और जिस पर कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश होता है, उसे सक्रिय आयन या स्कंदक आयन कहते हैं। चाहे इसमें देख लो, विद्युत अपघट्ट का वह आयन जो कोलाइडी कणों के अवक्षेपण में भाग ले और जिस पर कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश हो, उसे बोलते हैं सक्रिय आयन या स्कंदक आयन।
ये सक्रिय आयन की बात हो गई। अब दोस्तों इसी बात को समझाने के लिए कि हम इसमें कौन सा विद्युत अपघट्ट मिलाएं कि स्कंदन की क्रिया तेजी से हो, जल्दी हो, इसके लिए एक वैज्ञानिक था हार्डी-सुलजे। वैज्ञानिक का नाम याद करना है, हार्डी-सुलजे का नियम। यह एक वैज्ञानिक था जिसने यह बताया कि हम किस विद्युत अपघट्ट को मिलाएं कि स्कंदन की क्रिया अधिक हो, तेजी से हो, जल्दी हो। इसके लिए वैज्ञानिक था हार्डी-सुलजे। इसने अपना एक नियम दिया। दोस्तों ये नियम क्या होता है, यदि बताओ इसी प्रयोग को हम देखें, यदि हम इसमें HCl विद्युत अपघट्ट मिलाएं तो हमको Cl-1 प्राप्त होगा। इसका मतलब केवल एक धनायन का खात्मा होगा, पूरा स्कंदन नहीं होगा। यदि हम इसमें H2SO4 विद्युत अपघट्ट मिलाएं तो इस पर -2 आवेश है, यह केवल 2+ का खात्मा करेगा, पूरा स्कंदन नहीं होगा। कहने का मतलब जिस पर सबसे अधिक आवेश है, यहां इस पर सबसे अधिक आवेश है, तो यह कोलाइडी कणों के अवक्षेपण में सबसे अधिक भाग लेगा, स्कंदन की क्रिया को जल्दी करेगा, पूरी करेगा। कौन करेगा? जिस सक्रिय आयन पर सबसे अधिक आवेश है। यहां -4 है, +4 का खात्मा कर देगा। तो सबसे अधिक खात्मा कौन कर रहा है? आवेशों का, जिस पर सबसे अधिक आवेश है। तो इस बात को समझाया हार्डी और सुलजे ने। हार्डी और सुलजे ने क्या बताया कि यदि अपने पास किसी भी सक्रिय आयन है, कोई भी सक्रिय आयन है, उस पर जितना अधिक आवेश होगा वह उतना अधिक स्कंदन की क्रिया करेगा। यानी कोलाइडी कणों को, जो विपरीत आवेशित कोलाइडी कण हैं, उनको स्कंदित करने में उतना अधिक प्रभावी होगा। इस बात को किस वैज्ञानिक ने बताया? हार्डी और सुलजे ने। तो हार्डी और सुलजे ने बताया कि सक्रिय आयन पर जितनी अधिक संयोजकता, जितना अधिक आवेश होता है, वह उसके विपरीत आवेशित कोलाइडी कणों को अवक्षेपित करने में उतना अधिक प्रभावी होता है। यदि मैं यहां इनकी स्कंदन क्षमता का क्रम बनाऊं कि बताओ सबसे अधिक स्कंदन जो ये आयन है, इनमें सबसे अधिक प्रभावी कौन सा होगा, तो मैं इसका यदि क्रम बनाऊं तो सबसे अधिक प्रभावी कौन होगा? FeCN का होल 6-4। उससे कम प्रभावी कौन होगा? सबसे अधिक प्रभावी हो गया PO4-3। इससे कम प्रभावी कौन होगा? SO4-2। इससे कम प्रभावी कौन होगा? Cl-। यह स्कंदन क्षमता का क्रम होगा। किस नियम के अनुसार? हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार। दोस्तों यदि हम इसकी बात करें, यह ऋणावेशित कोलाइड है, इसमें सक्रिय आयन ये है, विद्युत अपघट्ट का धनायन वाला भाग इन आवेश को उदासीन करेगा। अब बताओ सबसे अधिक यदि मैं बात करूं, ये एक माइनस को खत्म करेगा, कम प्रभावी होगा। ये 2 को ही खत्म करेगा, ये 3 को खत्म करेगा। तो बताओ इन तीनों में सबसे अधिक प्रभावी कौन हुआ? Al+3। सबसे अधिक स्कंदन कौन करेगा? Al+3। तो यदि हम इसकी स्कंदन क्षमता का क्रम बनाएं तो Al+3, इससे कम प्रभावी कौन होगा? Ba+2। और इससे कम प्रभावी कौन होगा? Na+। ये बात किस वैज्ञानिक ने बताई? ये बात बताई हार्डी और सुलजे ने कि इस नियम के अनुसार सक्रिय आयन पर जितना अधिक आवेश होता है, सक्रिय आयन पर जितना अधिक आवेश होता है, वो उसके विपरीत कोलाइडी कणों को अवक्षेपित करने में, स्कंदित करने में उतना ही अधिक प्रभावी होता है। इसमें सबसे अधिक प्रभावी कौन होगा? ये वाला होगा। इसमें सबसे अधिक प्रभावी कौन होगा? Al+3 होगा। इस बात को समझाया था हार्डी और सुलजे ने। तो दोस्तों ये अपने पास चौथी विधि थी कि हम विद्युत अपघट्ट मिलाकर स्कंदन की क्रिया कैसे करते हैं। चौथी नहीं, 5वीं विधि थी। तो हमने दोस्तों ये 5 विधि का अध्ययन किया। 2 विपरीत आवेशित सोलों को मिलाकर हमने कोलाइडी स्कंदन की क्रिया की। इसमें हमने 2 विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों को समान अनुपात में मिला दिया। इसमें हमने अधिक समय तक जब अपोहन किया तो जो आवेश है कोलाइडी कणों पर वो भी समाप्त हो गए। इसमें कोलाइडी कणों पर जो आवेश होता था
जब गर्म किया तो वो अधिशोषित परत भी नष्ट हो गई, संयुक्त हो गए कण। इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, जिससे जो आप अपने पास कोलाइडी विलयन में जो कण थे वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करके अपने आवेश को विसर्जित कर देते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण विधि थी अपने पास। विद्युत अपघट्ट मिलाकर भी हम स्कंदन की क्रिया को कर सकते हैं। इसमें हमने एक तो जो याद रखना है कि सक्रिय आयन या स्कंदक आयन क्या होता है, और एक अपने को देखना है कि हार्डी-सुलजे का नियम क्या है। दोस्तों ये बात थी स्कंदन की। दोस्तों अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, कोलाइड का रक्षण या रक्षी कोलाइड क्या होता है। दोस्तों इसको समझने के लिए अपने पास दो प्रकार के कोलाइड हैं। एक तो अपने पास है द्रव स्नेही कोलाइड, और एक अपने पास है द्रव विरोधी कोलाइड। दोनों कोलाइड तुमने पहले वीडियो में पढ़े होंगे। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं। यहां ये कोलाइडी विलयन अपने पास है, और कोलाइडी विलयन में दो प्रावस्था थी, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ये हमने परिक्षिप्त प्रावस्था बना दी और ये परिक्षेपण माध्यम हो गया। उसी प्रकार इसी कोलाइडी विलयन में भी दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और एक परिक्षेपण माध्यम होता है। यदि मैं दोनों कोलाइडों की बात करूं, दोनों कोलाइडों में क्या अंतर है, तो हमने देखा द्रव स्नेही जो कोलाइड होता है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण और परिक्षेपण माध्यम के कणों में स्नेह होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन जो होता है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के कणों से स्नेह नहीं करता। दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। दोनों कोलाइडी विलयनों में मैं दोबारा बोल दूं कि इस प्रकार के कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण और परिक्षेपण माध्यम के कणों में स्नेह होता है। ये कोलाइडी विलयन आसानी से बनाए जा सकते हैं, जबकि इस कोलाइडी विलयन में द्रव विरोधी जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के कणों से स्नेह नहीं करता। ये कोलाइडी विलयन स्थायी प्रकृति के होते हैं, ये कोलाइडी विलयन अस्थायी होते हैं। अस्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य स्नेह नहीं होता। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि कोलाइड का रक्षण या रक्षी कोलाइड क्या है, यदि हम इसकी बात करें तो हमने द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्ट मिलाया। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में हमने कोई विद्युत अपघट्ट मिलाया, जैसे हमने इसमें मिलाया NaCl। हमने इस कोलाइडी विलयन में भी कोई विद्युत अपघट्ट मिलाया, विद्युत अपघट्ट दोनों में मिलाया। इसमें भी हमने मान लिया इसमें विद्युत अपघट्ट हमने मिला दिया NaCl। अब दोस्तों विद्युत अपघट्ट मिलाने पर यदि हम दोनों की बात करें कि दोनों में कौन से कोलाइडी विलयन में स्कंदन की क्रिया होगी, तो यहां क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाइड में जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं इनकी रक्षा करता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम इन कणों को चारों तरफ से घेरे रहता है। परिक्षेपण माध्यम इन कणों को चारों ओर से घेरे रहता है, क्योंकि दोनों में लगाव है। यहां इस कण की रक्षा कर रहा है परिक्षेपण माध्यम, इस कण की रक्षा कर रहा है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम जब इसकी रक्षा कर रहा है और तुम इसमें जब कुछ मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिलाते हो, तो विद्युत अपघट्ट मिलाने पर चाहे इन कणों पर हम माने धनावेश है ऋणावेश है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई स्कंदन की क्रिया नहीं होगी। तुम कहोगे साहब यदि विपरीत आवेश, तो विपरीत आवेश आने से कोई मतलब नहीं है, इस कणों की रक्षा कर रहा है। कौन रक्षा कर रहा है? परिक्षेपण माध्यम। इसलिए यहां विद्युत अपघट्ट मिलाने पर स्कंदन की क्रिया नहीं होती। कौन से कोलाइड में? द्रव स्नेही कोलाइड में। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड, तुमने सोने का कोलाइडी विलयन बनाया था, बताओ सोने के कोलाइडी कणों पर तुम्हारे ध्यान हो तो KOH मिलाया ब्रेडिंग कार्ड विधि में, कणों पर कौन सा आवेश था? ऋणावेश। अब यहां परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में कोई लगाव नहीं है, यहां इन कणों की कोई रक्षा नहीं कर रहा है। जैसे ही तुम इसमें विद्युत अपघट्ट मिलाओगे तो विद्युत अपघट्ट क्या करेगा?
तुरंत कोलाइडी कणों पर जैसा भी आवेश है, यदि सपोज करिए इस पर माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश क्या करेगा, तुरंत वैद्युत अपघट्ट के प्लस से क्रिया करके आवेश को उदासीन कर देगा। आवेश उदासीन होते ही ये कण पास पास आएंगे, पास पास आकर ये संयुक्त होंगे, जुड़ेंगे और पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाएंगे। दोस्तों मैं दोबारा बोल दूं, हमारे पास ये द्रव स्नेही कोलाइड है, ये द्रव विरोधी कोलाइड है। यहां परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में लगाव है, स्नेह है। यहां परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में लगाव नहीं है। यहां जो ये परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है, इनकी रक्षा करता है परिक्षेपण माध्यम। जैसे ही तुम इस कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाते हो, तो विद्युत अपघट्ट मिलाने पर यहां कोई स्कंदन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि इनकी रक्षा कर रहा है परिक्षेपण माध्यम। इनका कोई आवेश उदासीन नहीं होता, इसलिए ये नीचे नहीं बैठते, इसलिए इनका स्कंदन नहीं होता। लेकिन दोस्तों यदि हम इसकी बात करें द्रव विरोधी की, तो यहां परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में लगाव नहीं है। यहां कोई परिक्षिप्त प्रावस्था की रक्षा नहीं कर रहा परिक्षेपण माध्यम। जैसे ही हम इसमें विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं, तो विद्युत अपघट्ट मिलाते ही इन कणों पर उपस्थित आवेश जो है वो उदासीन हो जाता है। आवेश उदासीन होते ही, आवेश हटते ही ये कण आपस में संयुक्त होते हैं और संयुक्त होकर पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाते हैं। अर्थात थोड़ा सा विद्युत अपघट्ट मिलाते ही इसमें स्कंदन की क्रिया हो जाती है। अब दोस्तों यदि हमको इसके स्कंदन को रोकना है कि इसमें जब विद्युत अपघट्ट मिलाया जाए तो इसमें स्कंदन नहीं हो, इसके लिए क्या करें? यदि अपने को इसके स्कंदन को रोकना है, यदि अपने को इसका स्कंदन रोकना है कि इसमें जब हम विद्युत अपघट्ट मिलाएं तो इनके कणों का स्कंदन नहीं हो, ये पात्र के पैंदे के नीचे नहीं बैठे, इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हम जानते हैं, ऐसी कोई विधि देखें कि यहां देखें, यहां मिलाने पर स्कंदन नहीं हो रहा है, यहां मिलाने पर स्कंदन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की थोड़ी मात्रा इसमें मिला देते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में मिलाने पर, विद्युत अपघट्ट मिलाने पर स्कंदन नहीं हो रहा है, तो यही तरीका है। यदि हमको इसके स्कंदन को रोकना है तो हम थोड़ी सी मात्रा द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की इस कोलाइडी विलयन में मिला देते हैं। अब दोस्तों इसको मिलाते ही क्या होता है? फिर इन कणों पर चारों तरफ द्रव स्नेही कोलाइड आ जाता है, और द्रव स्नेही कोलाइड आते ही फिर वो इनकी रक्षा करेगा। जब वो रक्षा करेगा तो फिर विद्युत अपघट्ट मिलाने पर इन कणों का स्कंदन नहीं होगा। अर्थात बताओ रक्षा कब हुई इनकी? जब तुमने इसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया। हम जानते हैं द्रव स्नेही कोलाइड में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यहां कोई स्कंदन की क्रिया नहीं हो रही, इसलिए हमने थोड़ी सी मात्रा इसमें मिला दी इसकी। मिलाते ही बताओ इन कणों की कौन रक्षा करेगा? द्रव स्नेही कोलाइड, जिससे फिर विद्युत अपघट्ट मिलाने पर इसका स्कंदन नहीं होगा। तो बताओ यहां इस कोलाइड की किसने रक्षा की? द्रव स्नेही कोलाइड ने। इसको मिलाने पर इसकी रक्षा हो गई, इसका स्कंदन नहीं हुआ, तो यहां हम द्रव स्नेही कोलाइड को बताओ कौन सा कोलाइड बोलेंगे? रक्षी कोलाइड। क्या नाम देंगे? रक्षी कोलाइड नाम देंगे। तो ये रक्षी कोलाइड होता है, द्रव स्नेही कोलाइड। ये बात थी रक्षी कोलाइड की। दोस्तों यदि हम अभी इस रक्षी कोलाइड के एग्जाम्पल देखें, जब हम काली स्याही का निर्माण करते हैं तो उसमें हम रक्षी कोलाइड के रूप में बबूल का गोंद मिलाते हैं। बबूल का गोंद क्या करता है? जो काली स्याही में कार्बन के कोलाइडी कण होते हैं, उन कार्बन के कोलाइडी कणों को स्कंदित होने से बचाता है। यदि बबूल का गोंद नहीं मिलाते तो पूरी की पूरी स्याही जम जाती, स्कंदित हो जाती, नीचे बैठ जाती। और दूसरा एग्जाम्पल देखें, जब हम आइसक्रीम का निर्माण करते हैं, आइसक्रीम को बनाते हैं, तो उसमें हम रक्षी कोलाइड के रूप में जिलेटिन को मिलाते हैं। जिलेटिन क्या करता है? जो आइसक्रीम में बर्फ है, दूध है, शर्करा है, इनके कोलाइडी कणों को स्कंदित होने से बचाता है। ये सब रक्षी कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। तो रक्षी कोलाइड, यहां हमने रक्षी कोलाइड की बात की,
कि रक्षी कोलाइड क्या होता है। तो दोस्तों अगला टॉपिक हम देखते हैं, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक किसे कहते हैं। जो ये शब्द है, ये शब्द प्रतिपादित किया जिग्मोंडी नामक वैज्ञानिक ने। यदि हम स्वर्ण संख्या को देखें तो इसको समझने के लिए स्वर्ण संख्या होती क्या है, इसको समझने के लिए हम एक परखनली लेते हैं या एक बीकर लिया और हमने उसमें सोने का कोलाइडी विलयन लिया। हमने इस परखनली में ले लिया सोने का कोलाइडी विलयन। सोने का कोलाइडी विलयन लिया 10 ml। 10 ml हमने सोने का कोलाइडी विलयन लिया। अब सोने का जो कोलाइडी विलयन है, इसको हमने कौन सी विधि के द्वारा बनाया? सोने का कोलाइडी विलयन या तो हम इसको बनाते हैं ब्रेडिंग कार्क विधि के द्वारा। ब्रेडिंग कार्क विधि हमने पढ़ी है कि ब्रेडिंग कार्क विधि के द्वारा सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो हमने इस प्रणाली में क्या किया, 10 ml सोने का कोलाइडी विलयन लिया। अब यदि अपने को इस कोलाइडी विलयन को नष्ट करना है, इस कोलाइडी विलयन को स्कंदित करना है, तो हम इसके स्कंदन के लिए क्या करते हैं, इसमें हम 10% सांद्रता वाला 10% सांद्रता का NaCl विलयन मिलाते हैं। NaCl विलयन मिलाते हैं 1 ml। 10% सांद्रता वाला NaCl विलयन मिलाया हमने 1 ml, 1 मिलीलीटर। जब हम इस कोलाइडी विलयन में 10% सांद्रता का 1 ml विलयन मिला दें तो इस कोलाइडी विलयन का खात्मा हो जाएगा। ये कोलाइडी विलयन जो है वो स्कंदित हो जाएगा। दोबारा बोल दें, हमने एक परखनली में कोई सी जैसे ब्रेडिंग कार्क विधि के द्वारा हमने सोने का कोलाइडी विलयन बनाया और वहां हमने लिया ये 10 ml। यदि हमको इस कोलाइडी विलयन को स्कंदित करना है, इस कोलाइडी विलयन को नष्ट करना है, इस कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित कराना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 10% सांद्रता का 1 ml NaCl विलयन इसमें मिलाते हैं। मिलाते ही इस कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। दोस्तों ये 10% का मतलब क्या है कि अपने पास 10 ग्राम NaCl 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो हमने यहां अब यदि बात करें, इसको मिलाने पर इसका स्कंदन हो गया। यदि हम ये चाहें कि इसको मिलाने पर इसका स्कंदन नहीं हो, जो हमने इसको मिलाया है, इसको मिलाते इसका स्कंदन हुआ है, हम यदि ये चाहें कि इसको मिलाने पर इसका स्कंदन नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें रक्षी कोलाइड मिलाते हैं। रक्षी कोलाइड मिलाते हैं। रक्षी कोलाइड की कोई भी रक्षी कोलाइड है उसकी मात्रा लेते हैं मिलीग्राम में। जब हम रक्षी कोलाइड को इसमें मिलाते हैं, मिलीग्राम में उसकी मात्रा लेते हैं, तो वो क्या करता है, जब तुम इसको मिलाओगे इसमें तो इसके स्कंदन को रोक देगा, इसके स्कंदन को नहीं होने देगा। किसको मिलाने पर, रक्षी कोलाइड को मिलाने पर। तो रक्षी कोलाइड की जो मिलीग्राम में जो न्यूनतम मात्रा होती है, जिसको मिलाने पर इसका स्कंदन रुक जाए, इसको मिलाते हैं जब इसका स्कंदन जो हो रहा है, इसका स्कंदन रुक जाए, उस न्यूनतम मात्रा को बताओ हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। दोबारा मैं बोल दूं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक किसे कहते हैं। हमने 10 ml सोने का कोलाइडी विलयन लिया, ये कोलाइडी विलयन अपने पास है। यदि हम इस कोलाइडी विलयन में 10% सांद्रता का 1 ml NaCl विलयन मिला देते हैं तो इस कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। यदि हम ये चाहें कि इसको मिलाने पर इसका स्कंदन नहीं हो, इसके लिए हम इसमें रक्षी कोलाइड मिलाते हैं। रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो इसको मिलाने पर इसके स्कंदन को रोक दे, उसे बताओ हम क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं। अब रक्षी कोलाइड के रूप में हम जिलेटिन को प्रयुक्त करते हैं, स्टार्च को प्रयुक्त करते हैं। अब दोस्तों जिस भी रक्षी कोलाइड की अपने पास यदि कम मात्रा लेने पर स्कंदन रुक जाए तो वो रक्षी कोलाइड अच्छा माना जाता है। यदि किसी रक्षी कोलाइड की अधिक मात्रा लेने पर स्कंदन रुके
तो वो रक्सीकोलाइड खराब माना जाता है, अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता। तो जिस रक्सीकोलाइड की कम मात्रा लेने पर ही स्कंदन की क्रिया रुक जाए, वो रक्सीकोलाइड सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। यदि हम रक्सीकोलाइड में सबसे अधिक उपयुक्त देखें तो जिलेटिन होता है। जिलेटिन की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर ही इस स्कंदन को रोका जा सकता है। सबसे खराब यदि हम रक्सीकोलाइड देखें तो अपने पास स्टार्च होता है, जिसकी बहुत अधिक मात्रा मिलाने पर स्कंदन को हम रोक सकते हैं। तो यदि हम स्वर्णांक की परिभाषा देखें कि स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देखिए, यहां मैंने लिखी है इसकी परिभाषा कि रक्सीकोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा, रक्सीकोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो 10% सांद्रता के NaCl विलयन के 1 मिलीलीटर आयतन को 10 मिलीलीटर सोने के कोलाइडी विलयन में मिलाने पर इसके स्कंदन को रोक दे, तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं? उस मात्रा को स्वर्ण संख्या कहते हैं। जिस रक्सीकोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी कम होती है उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होती है, और जिस रक्सीकोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होती है उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही कम होती है। जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, स्टार्च की स्वर्ण संख्या सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा फिर? जिलेटिन। और सबसे अधिक अनुपयुक्त, जो सबसे बेकार माना जाएगा, वो कौन सा होगा? स्टार्च। तो दोस्तों ये बात थी स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक किसे कहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी कि रक्सीकोलाइड क्या होता है और स्वर्ण संख्या क्या होती है। दोस्तों ये जो दोनों टॉपिक थे, वो जो तुम्हारे पास नोट्स उपलब्ध हैं, उन नोट्सों में ये दोनों टॉपिक लिखे हुए नहीं है। किसी कारण से वो दोनों टॉपिक जो हैं वो रह गए उसमें लिखे हुए, तो मैंने यहां उनको दोनों टॉपिकों को बोर्ड पर लिख दिया है कि रक्सीकोलाइड क्या होता है और स्वर्ण संख्या क्या होती है। तो आप क्या करेंगे, उन दोनों टॉपिकों को अपने जो नोट्स हैं उनमें इनको नोट करेंगे। सामने लिखा हुआ है, एक तो रक्सीकोलाइड के बारे में लिखा हुआ है कि रक्सीकोलाइड क्या होता है, और एक यहां लिखा हुआ है स्वर्ण संख्या के बारे में। स्वर्ण संख्या जो मैंने तुमको बताई थी, पूरा डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि अपने पास सोने का कोलाइडी विलयन था 10 ml। यदि हम इसमें 10% NaCl का 1 ml मिला दें तो इस सोने के कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। यदि हमको इसके स्कंदन को रोकना हो तो हम क्या करते हैं, इसमें रक्सीकोलाइड मिलाते हैं मिलीग्राम में। जितनी मात्रा हम मिलाते हैं मिलीग्राम में, वह क्या कहलाती है? उसकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों तुम सभी को ये दोनों टॉपिक अपनी कॉपी में या अपने नोट्सबुक में इनको नोट करना है। दोनों टॉपिकों को सबको स्पष्ट दिख रहा होगा। रक्सीकोलाइड नोट करना है, रक्सीकोलाइड क्या होता है, मैंने अभी तुमको समझाया इसके बारे में। और एक तुमको नोट करना है स्वर्ण संख्या के बारे में। सबसे कम स्वर्ण संख्या, सबसे कम आवश्यकता होती है रक्सीकोलाइड जो स्कंदन को रोक दे, उसमें जिलेटिन की। और यदि सबसे अधिक मात्रा में देखें तो हमको स्टार्च की आवश्यकता होती है स्कंदन को रोकने में। तो सबसे उपयुक्त कौन सा माना गया था? जिलेटिन। तो दोस्तों ये अपने पास टॉपिक था रक्सीकोलाइड के बारे में और स्वर्ण संख्या के बारे में। अब हम अगले टॉपिक में हम देखते हैं इमल्सन क्या होता है। यदि आपको यह टॉपिक समझ में आया हो तो आप निश्चित तौर पर लाइक कीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।